इंडिया में एक तरफ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां 4 साल में 15 से 30 लाख तक का खर्चा आता है और डिग्री करने के बाद भी प्लेसमेंट्स गारंटी नहीं होती, और अगर होती भी है तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मास रिक्रूटर कंपनीज में प्लेस होते हैं जहां एवरेज पैकेज 3 से 4 लाख ही होता है। ये आज की कंडीशन है 2025 की। एंड गेस व्हाट, यही नंबर्स 2011 एंड 12 में भी थे जहां टीसीएस एंड विप्रो जैसी कंपनीज फ्रेशर्स को 3 से 4 लाख ही देती थी। इतने सालों बाद भी सिनेरियो सेम ही है। यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटीज 100% प्लेसमेंट्स की एड्स चलाते हैं, एक्चुअल एनआरएफ डेटा के हिसाब से ये नंबर 50 से 60% ही आता है। ये है इंडिया के ओवरहाइप्ड प्राइवेट कॉलेजेस का सच। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जर्मनी जैसी कंट्रीज में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फीस लगती ही नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फी देनी पड़ती है एंड आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ले सकते हैं। यही रीजन है कि 18 लाख स्टूडेंट्स 2025 में इंडिया छोड़ के बाहर पढ़ने गए और ये नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। आज इंडिया में एक साइलेंट ट्रेंड चल रहा है जहां हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स अपना देश छोड़कर बाहर पढ़ने जा रहे हैं, और ये सिर्फ रिच या एलिट फैमिलीज तक लिमिटेड नहीं है। आज मिडिल क्लास स्टूडेंट्स भी अपने पेरेंट्स की सेविंग्स एंड एजुकेशन लोन्स लेकर फॉरेन डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जितना पैसा वो लगा रहे हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर उतना रिटर्न उनको मिल नहीं रहा। आप देखोगे पॉलिटिशियंस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सवाल ये है तुम्हें किसने रोका है? अगर तुम्हारे पास राइट इन्फॉर्मेशन है तो तुम भी वहाँ पढ़ सकते हो, और ये हमेशा बहुत महंगा पड़े ऐसा जरूरी नहीं। इस वीडियो में हम सारी चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे। कौन सी बेस्ट कंट्रीज हैं, इंडिया के कंपैरिजन में फीस और कॉस्ट डिफरेंस क्या है, कौन से एग्जाम्स हैं जो देने पड़ते हैं, स्कॉलरशिप्स कैसे मिलती हैं, एंड लास्ट प्लेसमेंट एंड करियर का क्या स्कोप है। सिर्फ एक वीडियो में ये सारी चीजें कवर होंगी। वीडियो बस एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद तुम्हारा डिसीजन लाइफ चेंजिंग हो। शुरू से स्टार्ट करते हैं। हर साल इंडिया में 12 से 15 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं, लेकिन IITs में टोटल 17,000 के आसपास ही हैं, और अगर NITs, IIITs या GFTs को भी मिला लें तो ये नंबर 60,000 पहुंच जाता है, और बाकी 30-40,000 सीट्स स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की ले लो। मतलब 12-15 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट्स को ही टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। बाकी सबको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, और वहाँ शुरू होता है स्ट्रगल का असली चैप्टर। अगर हम इंडिया में टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस देखें तो एवरेज निकल के आती है 1.5 लाख से लेके 3 लाख रुपए तक एक साल की। कुछ केसेस में ये नंबर 5 लाख भी टच कर जाता है एक साल का, और अगर हॉस्टल, मेस, लिविंग एक्सपेंस सारी चीजें मिला लेते हैं तो ये 10 से 15 लाख इजीली पहुंच जाता है मिनिमम, और अगर मैक्सिमम की हम बात करें तो 35 से 40 लाख तक भी आपका खर्चा जा सकता है 4 साल का इंजीनियरिंग का प्राइवेट कॉलेज में। और प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे फीस तक ही नहीं है, आउटडेटेड लैब्स, लिमिटेड इंटर्नशिप्स और हजारों में स्टूडेंट है, और प्लेसमेंट्स भी इतने सारे बच्चे हैं तो मोस्टली मास रिक्रूटर में ही होती है। कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिन्हें IIT से कंपेयर किया जाता है, लेकिन उनमें एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज की तरफ जाते हैं जहाँ एजुकेशन क्वालिटी बेटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस्ड है, और करियर एक्सपोजर जो है वो ग्लोबल लेवल का मिलता है। एक बार प्रीवियस ईयर्स के स्टैट्स देखते हैं जहां इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन के लिए गए थे। 2023 में ये नंबर 8.9 लाख था, 2024 में 7.6 लाख, और 2025 में जो स्टूडेंट्स अब्रॉड पढ़ रहे हैं वो नंबर पहुंच चुका है 1.8 मिलियन, यानी 18 लाख। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर हम देखें तो ये बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। स्क्रीन पे आप सबसे पॉपुलर कंट्रीज को चेक कर सकते हैं जहाँ इंडियन स्टूडेंट्स हर साल जाते हैं। पहला है यूनाइटेड स्टेट्स, देन कनाडा, फिर आता है यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, एंड लास्ट जर्मनी, जो कि अफोर्डेबिलिटी के मामले में काफी सही है। एंड मैं कहूंगा ये ऑप्शन तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसी को कवर करते हैं। जर्मनी की खास बात है यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फी ऑलमोस्ट 0 होती है। जर्मनी में टोटल 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती है, एक पब्लिक एंड एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में कोई भी ट्यूशन फीस नहीं लगती, सिर्फ एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फी लगती है छोटी सी, एंड वही प्राइवेट एक ऑप्शन है जहाँ पे ट्यूशन फीस काफी ज्यादा जाती है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन अप्रोक्स जाता है 100 से 400 यूरो के आसपास, जो कि इंडियन करेंसी में 10 से 40,000 रुपए होता है एक सेमेस्टर का, जो कि काफी अफोर्डेबल ऑप्शन बन जाता है जिस तरीके की ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। स्क्रीन पे आप जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटीज को चेक कर सकते हो। ये सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें ट्यूशन फीस काफी कम लगती है। TUM को यहाँ पे थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले यहाँ पे ट्यूशन फी नहीं लगती थी, लेकिन अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फी लेने लगा है, तो इसको फिलहाल साइड करते हैं। बाकी 4 ऑप्शन जो है इनमें ट्यूशन फीस ऑलमोस्ट ना के बराबर लगती है, सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फी देनी पड़ती है, जो कि लगभग आपको 300 यूरोस के आसपास दिखाई देगी। ये सब यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में आती है, और इनका रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन फंडिंग और लैब इकोसिस्टम काफी कमाल का है। TUM पहले ट्यूशन फीस नहीं लेता था, लेकिन अभी लेने लग गया है, एंड ऐसा काफी ज्यादा पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं जो ट्यूशन फीस नहीं लेती हैं वो भी लेना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि 2023 के पहले नॉर्वे में कोई भी ट्यूशन फी नहीं लगती थी, लेकिन अभी लेना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे ही जर्मनी के साथ भी आने वाले टाइम में हो सकता है कि जितनी भी अभी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जो ट्यूशन फीस चार्ज नहीं करती हैं वो भी समय के साथ लेना स्टार्ट कर देंगी। बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर तुम लोग प्लान कर रहे हो तो ये बेस्ट टाइम है।
अभी से आने वाले 1-2 साल बाद पता नहीं कि कॉलेजेस लेना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं, लेकिन अभी अगर तुम प्लान कर रहे हो तो बहुत सही टाइम है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि ट्यूशन फीस चार्ज नहीं करती हैं, आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फी के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। तो ये बेस्ट टाइम है। और इनकेस अगर आपको जर्मनी से रिलेटेड कॉलेज एडमिशन में कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे आप कॉलेज स्टूडियो को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बढ़िया काउंसलर्स की टीम है, काफी सारे ऑप्शन ये आपको सजेस्ट कर देंगे। आपको बस इनको कॉन्टैक्ट करना है, ये आपको अच्छे से गाइड कर देंगे एडमिशन प्रोसेस में, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में, इवन डॉक्यूमेंट्स तक में भी। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ट्यूशन फीस के बारे में जान लिया, अब बढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की तरफ। जर्मनी का एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग 850 यूरो से 1000 यूरो तक जाता है, जो कि रफली आपका 8 से 9 लाख रुपए होता है डिपेंडिंग ऑन सिटी। काफी सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, एंड काफी सिटीज ऐसी आपको मिलेंगी जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है। ट्यूशन फीस तो ऑलमोस्ट जीरो है, बस लिविंग एक्सपेंस यहाँ पे जुगाड़ना पड़ता है। तो अगर हम ओवरऑल खर्चा देखें तो इंडिया के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के या तो बराबर या किसी किसी केस में कम भी देखने को मिलेगा। अगर आप इंडिया में 20, 25, 30 लाख रुपए किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को दे रहे हैं तो आप जर्मनी में भी एडमिशन ले सकते हैं। इनकेस अगर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा ज्यादा लगता है तो आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स की तरफ भी जा सकते हो। इवन आप यहाँ पे सेमेस्टर्स के दौरान भी 20 आवर्स पर वीक काम करके मंथली 800 से 900 यूरो तक अर्न कर सकते हो, जिसमें आपका रेंट, फूड, बेसिक जो जरूरी चीजें हैं वो कवर हो जाती है। ये आपके ऊपर रहेगा कि आपको वहां जाके पार्ट टाइम जॉब करना है कि नहीं करना है। स्टूडेंट्स करते हैं काफी, इसलिए मैंने बता दिया। एलिजिबिलिटी एंड एग्जाम्स की तरफ चलते हैं। इसमें और हम थोड़ा आगे बढ़े उससे पहले समझना जर्मनी का सीन ना थोड़ा सा अलग है बाकी कंट्रीज से। जर्मनी के लिए 12+1 13 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए बैचलर डिग्री में एडमिशन के लिए, लेकिन इंडिया में जो है वो सिर्फ 12 तक ही होती है। ये 13 इयर्स कैसे कंप्लीट करें? टोटल यहाँ पे हमारे पास 3 वेज है। पहला 1 ईयर कॉलेज इन इंडिया, यानी आप इंडिया में 1 साल किसी भी कॉलेज में कंप्लीट करेंगे, देन बाकी जो 3 साल है वो आप जर्मनी से करेंगे। बस यहाँ पे नोट करना, जिस भी स्ट्रीम में आप अपना पहला साल कंप्लीट करते हो कॉलेज में, उसी स्ट्रीम से रिलेटेड आपको कोर्सेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे जर्मनी में पढ़ने के लिए। सेकंड ऑप्शन आता है स्टूडेंट कॉलेज। ये 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स है जो आप लोग जर्मनी में जाके करते हो। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद FSP नाम का आपका एक फाइनल एग्जाम होता है, देन आप यूनिवर्सिटीज में बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी क्लास 12 के बाद 1 साल स्टूडेंट कॉलेज इन जर्मनी, देन आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है JEE। ये बेस्ट ऑप्शन है, यानी अगर आपने JEE मेंस क्लियर कर रखा है एंड आप JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई हो, तब भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में। इस केस में आपको 1 साल कॉलेज भी करने की जरूरत नहीं है एंड 1 साल आपको जर्मनी में स्टूडेंट कॉलेज भी नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट JEE मेंस एंड एडवांस के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 वेज जिसके बेसिस पे आप जर्मनी में बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्स कौन से देने पड़ते हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको टेस्ट AS नाम का एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि सबके लिए मैंडेटरी होता है। इसके बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लगता है। अगर आप जर्मनी में इंग्लिश टॉट कोर्सेज की तरफ जाते हैं तो ऐसे केस में आप IELTS एंड TOEFL कोई भी दे सकते हैं। अगर आप जर्मन टॉट कोर्सेज की तरफ जाते हैं तो आपको TESDEP, DSS, GOED एंड DSD जैसे एग्जाम्स देने पड़ेंगे। डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करते हैं। अगर आप जर्मनी जा रहे हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज के ना अलग अलग लेवल्स होते हैं, एक बार उसे समझते हैं। ये A1 से स्टार्ट होके जाता है C2 तक। A1 आपका बिगिनर लेवल है। अगर हम मिनिमम की बात करें तो B1 रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट कॉलेज के लिए। एंड बाकी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो हर यूनिवर्सिटी की अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी को BT चल जाता है तो किसी को C1 ही लगता है। ये आपको यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी देखकर ही पता चलेगा। यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो 2 वेबसाइट्स काफी ज्यादा काम आएंगी। पहली daad.de एंड दूसरी UniAssist। दाद से आप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट एंड कोर्सेज को देख पाएंगे एंड UniAssist यूज होती है एप्लीकेशन के लिए। अगर आप जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो आप UniAssist के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे एक डाउट आप सबका होगा कि भैया स्कॉलरशिप का क्या सीन है। यहाँ पे 2 वेज है। पहला daad.de पे जाके चेक कर सकते हो कि आपके कोर्स के हिसाब से कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन आता है यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स। कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि नीड बेस्ड एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं, जिन्हें आप एलिजिबिलिटी देख के अवेल करा सकते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, इसको एकदम नोट कर लेना। जब भी आप जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे आपका एक ब्लॉक्ड अकाउंट होना चाहिए। ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आपको 11,000 यूरो के आसपास डिपॉजिट करना पड़ता है जर्मनी जाने से पहले। गवर्नमेंट का कुछ ऐसा मानना है कि अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए अपने खर्चे पाने के लिए। पैसे आपके ही होंगे, बस एडवांस में आपको दिखाने पड़ते हैं एक अकाउंट में कि हमारे पास इतने पैसे हैं। सेकंड आता है APS सर्टिफिकेट। ये एकेडमिक इवैल्यूएशन सर्टिफिकेट होता है जो हर स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी होता है। ये सर्टिफिकेट आपकी क्वालिफिकेशन का एक तरह से प्रूफ होता है। इसके बिना ना कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ना
अपना वीजा लगेगा। कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बेसिकली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करके वेरीफाई कराने होते हैं। ये प्रोसेस में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बेस्ट ये रहेगा 4 से 6 महीने पहले ही आप अप्लाई कर दो एंड आ जाता है 4-6 महीने में, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर आता है लैंग्वेज बैरियर। लाइक मोस्टली पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपको जो कोर्स मिलते हैं वो जर्मन लैंग्वेज में ही मिलते हैं, तो आपको जो लैंग्वेज है वो B1 B2 लेवल तक तो मिनिमम आना ही चाहिए। पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी अगर आपको जर्मन आती है तो आपका काम इजी हो जाता है। अगर आपको जर्मन नहीं आती तो पार्ट टाइम जॉब्स मिलने में भी बहुत मुश्किल होती है। अगर आपका जर्मनी जाना फिक्स है तो जितना जल्दी हो सके लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्यूशन फीस नहीं है लेकिन लिविंग एक्सपेंस ज्यादा है। अगर हम बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में टोटल खर्चा देखें तो वो कम ही दिखाई देता है। मेहनती आप एफर्ट्स वगैरह मान लोगे, लैंग्वेज वगैरह सीख रखी है, तो पार्ट टाइम जॉब से भी आप लिविंग एक्सपेंस आसानी से निकाल सकते हो, तभी बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है जर्मनी में बैचलर्स के बाद 18 महीने का आपको टाइम मिलता है जॉब सर्च के लिए, यानी 18 मंथ आपके पास रहेंगे काम ढूंढने के लिए, जो कि एक डिसेंट टाइम होता है। देन लास्ट पॉइंट आता है प्लेसमेंट्स। जर्मनी में इंडिया जैसे कैंपस प्लेसमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं होती। यहाँ कोई भी कंपनी कैंपस विजिट ही नहीं करती प्लेसमेंट्स के लिए। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज टाइम में ही पार्ट टाइम जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स में दबा के अप्लाई करते हैं एंड उनको ही कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं फुल टाइम जॉब में। अगर आपको कॉलेज टाइम में ही थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है काम का, तो जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फ्रेशर। आपको खुद से जॉब के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लगातार जॉब सर्च करना पड़ता है, सीवीज भेजना पड़ता है। क्या यहाँ पे ऐसा सीन है कि जॉब लगना मुश्किल है? नहीं, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तभी आपकी जॉब लगेगी। कोई हाथ में परोस के नहीं देगा। एफर्ट्स मारोगे, सीवीज वगैरह भेजोगे, आपने इंटर्नशिप्स वगैरह कर रखी है, जॉब लग जाती है। अब चलते हैं हमारी अगली दो कंट्रीज के पास, यूएसए एंड कनाडा। यूजी एंड पीजी दोनों कोर्सेज के लिए ये काफी पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं। यूएस की बात करें, इसका इनोवेशन इकोसिस्टम वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माना जाता है। लैब इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च फंडिंग और इंडस्ट्री एक्सपोजर, ये सब इंडिया के कॉलेजेस से मल्टीपल लेवल्स ऊपर होती है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा कि इंडिया से बेटर है ये वो, बट सच है, कब तक अंधेरे में रहेंगे। वहीं कनाडा की बात करें, ये अपनी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन क्वालिटी, सेफ एनवायरमेंट और पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज, तीनों चीजों का एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है। यूएस में अंडरग्रेड कोर्स के लिए सेट और एसीटी एग्जाम दिए जाते थे, लेकिन अब काफी यूनिवर्सिटीज ने इन्हें ऑप्शनल कर दिया। वहीं कनाडा की बात करें, सेट एसीटी नहीं दोगे तो भी चलेगा। मोस्टली यूनिवर्सिटीज के लिए आजकल ये रिक्वायर्ड ही नहीं होता। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करें, यूएसए एंड कनाडा दोनों में ही आप आइल्स, टोफल या फिर ड्यूओलिंगो टेस्ट दे सकते हैं। बेस्ट पूछोगे इनमें से, जो कि ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, तो आइल्स दे दो। अब फीस के मामले में ये दोनों ही कंट्रीज एक्सपेंसिव साइड में आती है। यूएसए में ट्यूशन फी का नंबर जाता है $20,000 से $55,000 तक, ये पर ईयर है, यानी साल का आपका 18 से 50 लाख रुपए तक जा सकता है। डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स लेते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी लेते हैं। वहीं कनाडा में ये नंबर 17 से 35 लाख पर ईयर तक जाता है इंडियन रुपीस के हिसाब से। तो ये दोनों ही कंट्रीज एक्सपेंसिव साइड में आती है, लेकिन स्कॉलरशिप भी आपको काफी सारी मिलती है, थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे पहले फटाफट कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देख लेते हैं। तो हम दोनों का कॉस्ट ऑफ लिविंग देखें तो 1 लाख के आसपास रहता है। ये आपकी सिटीज के हिसाब से डिसाइड होगा, किसी किसी केस में आपका 80,000 भी जा सकता है। अगर आप एक्सपेंसिव सिटीज की तरफ जाते हैं तो इस केस में आपका 1,20,000 1,30,000 तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है सिटीज के हिसाब से। लेकिन जो 1 लाख रुपए है वो आप एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग मान के चल सकते हो। अब स्कॉलरशिप बताता हूँ। काफी यूनिवर्सिटीज में होता क्या है कि वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दोनों प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे आपको काफी इंडियंस मिलेंगे जो कि 50 से 100% स्कॉलरशिप लेके वहाँ पे पढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिशन काफी रहता है स्कॉलरशिप मिलने के लिए, लेकिन अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो बिल्कुल पॉसिबल है। इसलिए नहीं कि कहीं पे लिखा है तो बोल दिया। हर साल काफी स्टूडेंट जाते हैं स्कॉलरशिप के बेसिस पे। इवन मेरे फ्रेंड्स की बात करूँ तो काफी ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली तो चले गए, जिनको नहीं मिली वो वापस अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है तो डेफिनेटली आप यूएस या फिर कनाडा में भी जा सकते हैं पढ़ाई के लिए। यहाँ पे एक और सिनेरियो है, आप 3 से 4 साल बीटेक इंडिया में किसी नॉर्मल कॉलेज में कर सकते हो कम फीस देके, देन आप मास्टर्स के लिए फॉरेन जा सकते हो 2 साल, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं। बस ध्यान रखना मेरी साइड से कि अगर आप 25-30 लाख रुपए किसी प्राइवेट कॉलेज में डाल रहे हो तो क्या वो वर्थ इट है क्या, और नहीं तो थोड़ा सा बैठ के सोच के ये देखो कि क्या इतने पैसे में मैं किसी अच्छी जगह पढ़ाई कर सकता हूँ क्या। अगर ऐसा है कि भाई और ऑप्शंस हैं आपके पास तो आपको उनकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिस प्राइवेट कॉलेज को आप देख रहे हो अगर वहाँ पे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, एक तो आपका पैसा जा रहा है, फिर अगर आप मास्टर्स प्लान कर रहे हो तो आपका अलग से और ज्यादा पैसा जाएगा। तो ये थोड़ा पहले से सोच के रखना। अब यहाँ पे वर्क परमिट की बात करें, यूएसए में आपको 1 से 3 इयर्स का वर्क टाइम मिलता है। अगर आप STEM स्ट्रीम से हो तो इस केस में आपको 3 इयर्स का मिलेगा। अगर हम कनाडा की बात करें तो उसमें भी आपको 3 इयर्स का वर्क टाइम मिलता है। कंडीशन ये है कि आपका कोर्स ड्यूरेशन 2 साल या उससे ऊपर होना चाहिए। परमानेंट रेसिडेंसी जो है वो कनाडा में थोड़ा आसान होता है मिलना, इसीलिए ये इंडियंस का मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन भी है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया
एंड यूके भी आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया पिछले कुछ सालों में ना इंडियंस के लिए फास्ट ग्रोइंग स्टडी डेस्टिनेशन बन चुका है। रीजन क्या है? यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी, लाइफस्टाइल, सेफ्टी और जॉब अपॉर्चुनिटीज का कॉम्बिनेशन काफी बैलेंस्ड है। और सबसे बड़ी बात, कल्चर काफी स्टूडेंट फ्रेंडली है। मतलब वहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपका एडजस्टमेंट जो है वो स्मूथ हो जाता है। वहीं अगर हम यूके की बात करें तो यहाँ पे आपको एकेडमिक्स और रिसर्च क्वालिटी काफी कमाल का मिलता है। अगर आप प्लान कर रहे हो, आपका बजट अच्छा है, तो इन दोनों कंट्रीज के बारे में भी आप सोच सकते हो। स्क्रीन पे आपको बेसिक सारी डिटेल्स दिख रही होंगी, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में काम आएगा। ये थी हमारी कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशन जहाँ पढ़ने जा सकते हो। फाइनली मैं यही कहूंगा, फॉरेन एजुकेशन कोई लग्जरी नहीं है, वो एक कैलकुलेटेड डिसीजन है जो तुम्हारी लाइफ और लर्निंग दोनों को रीडिफाइन कर सकता है। अपना गोल क्लियर रखो। मैं डिग्री लेने नहीं, मैं लर्निंग और एक्सपोजर के लिए जा रहा हूँ। ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाए कमेंट में बताना। बाकी इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, पीस आउट।